इसकी सुर्ख आंखें याकूत की तरह चमक रही थीं। इसकी कलाई में एक काला सांप लिपटा था। मेरा दिल खुशी से उछल कर मेरे हलक में आ गया। ये सुधा रंगनी थी, मेरी हमदम, मेरी महबूबा। इसने मुझे पहचान लिया था। पहले तो वो मुझे देखती ही रह गई, फिर इसने अपने सर पर बंधा हुआ नीला रुमाल उतार फेंका। इसके स्याह बाल इसके शानों पर बिखर गए। इसने दोनों बाजू फैला दिए और चिल्लाकर कहा, रघु। और अपने गिरोह के सारे डाकुओं को हक्का बक्का करती वो लपक कर मेरे पास आई और मुझसे लिपट गई। इसने मुझे कुएं की मंडेर से नीचे उतारा। बग्गू की तरफ देख कर गुस्सीली आवाज में बोली, तुम सब गधे की औलाद हो। अगर ये मर जाता तो मैं तुम सब पर इस जंगल के सांप छोड़कर हलाक कर देती। जानते नहीं ये कौन है? ये मेरे पति रघु है। रघु जो शेर से ज्यादा बहादुर और हाथी से ज्यादा ताकतवर है। फिर मेरे गले में बाजू डालकर मुझे गहार में ले गई। रघु, तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, पर मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं जेल तोड़कर भाग निकली थी। मैं तुमसे अब भी इसी तरह प्यार करती हूँ। तुमने चिता के शोलों से मेरी इस वक्त जान बचाई थी जब मैं कमजोर लड़की थी। मैंने कहा, और अब तुम एक खूनख्वार डाकू बन चुकी हो। वो कहकहा लगाकर बोली, और मुझसे महाराष्ट्र और सौराष्ट्र का बच्चा बच्चा भी कांपता है। सुधा की कलाई का सांप मेरे सीने के बिल्कुल करीब था। मैंने कहा, भगवान के लिए इसे दूर ही रखो। हंसते हुए इसने अपना बाजू मेरी गर्दन से निकाल लिया। गार में फर्श पर घास फूस बिछा था। एक तरफ 2-4 कंस्तर राइफलें और भरी हुई 3 बोरियां रखी थी। कोने में मिट्टी के तेल की लालटेन थी। लकड़ी के 2 बक्स घास पर पड़े थे। सुधा ने मुझे अपने पास घास पर बिठा लिया और बोली, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? तुम इतने दिन कहाँ रहे? क्या अपने मुल्क वापस चले गए थे? सुधा रंगनी पहले से ज्यादा वहशी और बेबाक हो गई थी और 303 की राइफल इसके कदमों में पड़ी थी। 2 खंजर इसकी कमर के साथ बंधे थे। चेहरा ज्यादा स्याह और आंखें ज्यादा सुर्ख हो गई थी। होंठ खुरदे खुरदे से हो गए थे। बग्गू को आवाज देकर मेरे लिए ताड़ी मंगवाई। फिर मैंने इसे शुरू से लेकर आखिर तक अपनी सारी रूहदाद सुना डाली। वो कभी हैरान होकर और कभी बड़ी मोहब्बत भरी आंखों से मुझे देखती रही। कलाई वाला सांप इसकी जैकेट पर रेंगता हुआ गिरेबान की तरफ जा रहा था। मैंने सांप की तरफ इशारा करते हुए कहा, सुधा, तुम्हारा पहला सांप तो मर गया था, ये सांप दूसरा है क्या? सुधा की आंखें चमकने लगीं। इसने अपनी मोटी जैकेट पर रेंगते हुए सांप को उंगली से छू कर कहा, यह मेरा दूसरा बेटा है, इसका नाम साहू है। सुधा रंगनी ने सांप को अपनी जैकेट से उतारकर अपनी गोद में डाल लिया और फिर इसने मुझे अपना किस्सा सुनाया कि वो सुधा रंगनी से रंगनी डाकू कैसे बनी। बड़ौदा और अहमदाबाद जेल में एक आदमी को सांप से मार डालने के इल्जाम में पुलिस ने इस पर बेहद तशद्दुद किया। इसके खून से सांप का असर ज़ायल हो चुका था, क्योंकि इसका सांप बेटा मर चुका था और इसका दूध किसी सांप ने नहीं पिया था। सुधा रंगनी पुलिस के आगे बेबस थी। इस पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए। सुधा का कोई वाली वारस तो था नहीं कि पैरवी करता, जिसने जैसे चाहा इससे सलूक रवा रखा। इसकी आंखों में अचानक एक बिजली सी कूद गई। बोली, बड़ौदा जेल का जेलर वो पहला राक्षस था जिसने मेरी इज्जत लूटी। मैं अभी तक इससे इस घिनौने फेल का बदला नहीं ले सकी, लेकिन मेरे दिल में इंतकाम का शोला रोशन है। मैं बहुत जल्द खुद बड़ौदा जाकर इस जेलर से इंतकाम लूंगी। फिर एक रोज मैंने एक हवलदार को खुद अपनी मर्जी से रिश्वत देकर अपने फरार पर राजी कर लिया और यूं एक रात जेल से भाग निकली। रघु, मेरे पति देव, इसके बाद मुझ पर क़यामत के दिन और क़यामत की रातें गुजरी। मैंने तुम्हें जगह जगह तलाश किया, लेकिन तुम कहीं ना मिले। तुम्हारा ख्याल इस बदहाली और मफलूकल हाली में भी मेरे दिल में मेरे साथ साथ रहा। फिर बहुत जल्द मैंने जंगल से एक सांप पकड़कर इसे अपना बेटा बना लिया और यूं घाघरा दरिया के पार वाले जंगल के एक देहात में नाग देवी बनकर बैठ गए। लोगों ने सांप को मेरे सीने लिपटा देखकर मेरी पूजा शुरू कर दी, मगर मैं नाग देवी बनकर अपनी इज्जत के दुश्मनों से बदला नहीं ले सकती थी। इसलिए मेरे जहन में डाकू बन जाने का ख्याल परवरिश पाने लगा। जिस जंगल में छुपी हुई थी, वहां कुछ ऐसे आदमियों से मेरी मुलाकात होगी जो या तो कत्ल करके भागे थे या जेल तोड़कर इस जंगल में पनाहगज़ीन हो गए थे। ये लोग मेरे पुजारी बन गए। मैंने इन्हें अपने साथ मिलाकर एक गिरोह बनाया और खुद इनकी सरदार बन की। मैंने इन्हें कह दिया कि मुझे सरदारनी नहीं बल्कि सरदार कहकर पुकारा जाए, क्योंकि मैं असल में एक सांप हूँ जो इंसान बनकर औरत की शक्ल में ज़ाहिर हो गया है।
ये ज़ईफ़ुल एतकाल लोग थे मुझ पर जान निछावर करने लगे। अब मैंने चुन चुन कर इन लोगों से बदला लेने शुरू कर दिए, जिन्होंने कैद के ज़माने में मुझ पर तरह तरह के जुल्म ढाए थे। मैंने इनमें से किसी एक को जिंदा न छोड़ा। मैंने बड़ौदा के जेलर डिसाई को भी तलाश किया, मगर वो छुट्टी लेकर मद्रास की तरफ निकल गया था। मुझे मर्द की ज़ात से नफरत हो गई थी। मैंने कई ऐसे मर्दों को खून में नहलाया जो औरतों पर जुल्म करते थे। राइफल मेरे हाथ में आती तो मेरी उंगलियां धड़कने लगती और मैं धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर देती। सुधा रंगनी ताड़ी से भरी हुई 3 कटोरियां खाली कर चुकी थी। वो कभी कहका लगाती, कभी अपने दुश्मनों को याद करके इनकी आंखों से चिंगारियां भड़कने लगती। कभी मेरे गले में बाजू डालकर कहती, रघु तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? तुम मुझे धोखा दे गए थे। मुझे इस डाकू औरत से खौफ आने लगा था। अब वो कातिल भी थी, कई इंसानों की कातिल, लेकिन इसमें किसी किस्म की शक की जरा सी भी गुंजाइश नहीं थी कि वो मुझसे वहशियों की तरह का प्यार करती थी। इसके प्यार में वालहानापन, वहशत और दहशत थी। मैंने कहा, सुधा मैं खुद जेल में था, क्या करता? बड़ौदा रेलवे स्टेशन से तुम्हें छोड़कर भागा तो अहमदाबाद में पकड़ लिया गया। कई माह जेल में पड़ा सड़ता रहा, फिर फरार होकर भागा तो कश्मीर की तरफ निकल गया। मैं मजबूर हो गया था सुधा। सुधा रंगनी मुस्कुराई। इसके नारियल की तरह सफ़ेद दांत अब भी बड़े खूबसूरत और मोतियों जैसे थे। आंखें जो पहले केसरी रंग की हुआ करती थी, अब इंसानों का खून बहाने से सुर्ख हो गई थी। मेरा हाथ अपने खुरदरे हाथों में थाम कर बोली, रघु तुम मेरे पति देव हो। मैं दिल से तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। तुम सब जानते हो कि किस तरह इन लोगों ने मेरे माँ बाप को मारा, मेरे सांप बेटे को मारा। अब मैं डाकू रंगनी हूँ, मगर तुम्हारे लिए वही सुधा रंगनी हूँ जिसको तुमने चिता की आग से बचाया था। तुम मुझसे चाहे जैसा भी सलूक करो, मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करूंगी। मगर रघु वो चुप हो गई। इसकी आंखों में एक अजीब सी दिलगदाज चमक उठी। आवाज में सांप की सिसकार पैदा हो गई। कहने लगी, मगर रघु अब सांप साहू मेरा बेटा है, मेरे खून में इसका जहर मिल चुका है। मुझे अफसोस है कि अब मेरे साथ ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मेरे जहर से हलाक हो जाओगे। मैं भला ऐसा कभी गौरा कर सकती हूँ? मैं तो कभी वक्त आया तो देख लेना, तुम पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगी। मैंने सुधा रंगनी का हाथ चूम लिया। वो इस वक्त मेरे खलूस का पेकर और मोहब्बत की देवी लग रही थी। सुधा रंगनी और मैं इस वक्त तामिल जबान में बातें कर रहे थे। सांप कलाई के लपेटते हुए बोली, रघु मैं तुम पर भी जान देती हूँ, लेकिन ये मेरा बेटा साहू भी मुझे जान से ज्यादा अजीज है। मैं इसके बगैर और ये मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। भगू डाकू हमारे लिए ताड़ी का मटका लेकर अंदर आया तो सुधा ने इसे गुजराती में गाली देकर कहा, ले जाओ इस माँ के मटके को, मेरा पति देव आया है, इसके लिए हिरन का गोश्त पकाओ, जाओ। भगू चिपके से सलाम करके वापस चला गया। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, ये लोग मुझे अपना सरदार नहीं बल्कि काली देवी का अवतार भी समझते हैं। मैंने इन्हें यकीन दिलाया है कि इस धरती के सारे सांप मेरे बेटे हैं। जो मुझसे दगा करेगा मैं इस पर सांप छोड़ दूंगी। मेरा सांप वो जहां कहीं भी होगा इसे डसकर हलाक कर देगा। इसलिए ये सारे के सारे खूनी कातिल डाकू मेरे पुजारी हैं और मेरे एक इशारे पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुधा रंगनी बेख्तियार हंस पड़ी। पुलिस वालों की तो मैं जानी दुश्मन हूँ। मैं इनके हाथ में आने वाली शेरनी नहीं हूँ। वो मुझे गिर के जंगल में ढूंढते फिरें, मैं कल इसी तरह से भी निकल जाऊंगी। अब तुम भी मेरे साथ रहोगे ना रघु? देखो अब मुझे छोड़कर ना जाना रघु, तुम मेरे पति देव हो। अब मैंने इसे पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी नौरीन के बारे में बताया कि वो मेरे करीबी अजीज हैं और पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इंडियन इंटेलिजेंस दोनों बाप बेटी को अगवा करके यहाँ ले आई है। डॉक्टर अफरीदी रखेलपुर कस्बे वाली इंडियन पोस्ट और इसकी बेटी घीर के जंगल के किनारे पुराने मंदिर वाली इंडियन पोस्ट की तहवील में है और मैं इन दोनों को इंडियन आर्मी की कैद से निकालकर वापस पाकिस्तान पहुंचाना चाहता हूं और इस सिलसिले में मुझे इसकी मदद की जरूरत है। सुधा रंगनी डाकुओं की स्याह होंठों पर एक मानी खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। मेरे हाथ को चूम कर बोली, रघु तुम मेरे पति देव हो, तुम जो कुछ भी हो मैंने तुम्हें मन से कबूल किया है। अब तुम्हारी सेवा में मेरा धर्म है। मेरा प्रेम भी मुझे यही कहता है कि मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर दूं। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन रखेलपुर वाली फौजी चौकी पर फौज की नफरी ज्यादा है।
वहाँ मशीन गनों के मोर्चे भी लगे हैं। गीर वाली चौकी के बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं। मैंने इसे बताया कि गीर के जंगल वाली चौकी पर सिर्फ 15-20 फौजी ही तैनात हैं और सिर्फ एक मोर्चा और एक फील्ड ऑफिस बंकर है। सुधा रंगनी ने कहा, रखेलपुर वाली चौकी के बारे में अगर तुम्हारी इतला दुरुस्त है तो इसकी बेटी को यहाँ से निकाला जा सकता है। मैंने कहा, बेटी को हम निकाल कर ले जाने में कामयाब हो गए तो इसके बाप की निगरानी कड़ी कर दी जाएगी और इसका फरार मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम नूरीन को पहले निकालने की कोशिश करें क्योंकि वो एक औरत है। वो ज्यादा तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सुधा रंगनी की आंखें चमकने लगीं। वो सांप के संस्कार की आवाज में फंकारी, मैं किसी औरत पर मर्द का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ अपने आदमी लेकर चलने को तैयार हूँ। ये एक जुआ था, मगर मैं दौड़ लगा देना चाहता था क्योंकि मैं अकेला इस पोजीशन में नहीं था कि नूरीन को निकाल कर किसी महफूज जगह पर ले जा सकूं। अगरचा मुझे मालूम था कि अगर हम नूरीन को निकाल ले जाने में कामयाब हो गए तो दूसरी तरफ बहुत लोग मरेंगे। नूरीन जिंदगी को भी खतरा था। इसके अलावा नूरीन के फरार के बाद डॉक्टर फरीदी को भी रखेलपुर से किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। मगर मैं बेअक वक्त दो महाजों पर नहीं लड़ सकता था। यही सोचकर मैंने नूरीन को पहले निकालने का फैसला किया था। नूरीन एक पढ़ी लिखी लड़की थी और एक मुद्दत से इंडियन इंटेलिजेंस के कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही थी। सुधा रंगनी ने दूसरे रोज भग्गू डाकू को बुलाकर जरूरी हदायत दी और जब सारे डाकू नाश्ता वगैरह कर चुके, घोड़ों पर जीनें कस दी गईं। डाकू ने अपनी बंदूकों की नालियां साफ करके इनके चैम्बर भरे, मैगजीन के बॉक्स घोड़ों पर लादे और दो टुकड़ियों में बंटकर गीर के जंगल मशरकी किनारे की तरफ रवाना हो गए। इन्हें बताया गया था कि इन्हें किस जगह जाकर मिल जाना है और हमारा इंतजार करना है। सुधा रंगनी ने मुझे साथ लिया और हम गार वाली कमी घास से रवाना हो गए। सुधा रंगनी ने एक बड़ी पटारी भी साथ रख ली थी जिसमें जंगल के जहरीले सांप बंद थे। राइफल इसके कांधे पर लगी थी और मैगजीन की पट्टी कमर के साथ बंधी थी। इसने नीले रंग का डाठा बांध रखा था और सिर्फ इसकी नाक और आंखें ही नजर आ रही थी। अब इसने नाक में कोका डालना तरक कर रखा था। तराई के घने जंगल से निकलकर हम ऊंची नीची छोटी छोटी टीकरियों वाले मैदान में आके हमने ये तय कर रखा था कि अगर सुधा रंगनी नूरीन को निकालने में कामयाब हो गई तो वो इसे लेकर तराई के जंगल वाले कार में छुप जाएगी और मेरा इंतजार करेगी, क्योंकि मुझे हमला शुरू करने के बाद वापस रखेलपुर की तरफ भाग जाना था ताकि मुझे कोई फौजी देख न ले और मैं रखेलपुर कमांड ऑफिस में जाकर कैप्टन सिंह के सामने पेश हो सकूं और मुझ पर शक न किया जाए। मेरे सामने डॉक्टर फरीदी वाला मिशन भी था। टीकरियों वाले मैदान में से निकलकर हम गीर के जंगल के सामने आ गए। यहाँ हमसे सुधा रंगनी के दूसरे डाकू साथी भी आन मिले। इन डाकुओं की नफरी 125 के करीब थी। सबके पास बंदूकें, राइफलें और असला मैगजीन मौजूद था। हम गीर के जंगल में घुस के इस जंगल में सफर करते करते दिन डूब गया और जब हम जंगल के मशरकी किनारे पर पहुंचे तो सामने घास का मैदान था और इसके पीछे मंदिर के पुराने तालाब वाले फौजी चौकी थी। मैंने सुधा को इस फौजी चौकी के दरख्तों की तरफ इशारा करके बताया कि वहां नूरीन एक कमरे में कैद है। सुधा रंगनी ने कहा, इस वक्त शाम हो रही है, हम हमला पिछले पहर करेंगे, लेकिन पहले तुम्हें मुझे चलकर ये जगह दिखानी होगी। डाकुओं ने जंगल के किनारे झाड़ियों में बिखर कर डेरा लगा लिया। किसी ने लालटेन या आग ना जलाई। रोटियां वो गार वाले कमी गाह से ही पकाकर साथ लाए थे। जब अंधेरा गहरा हो गया तो सुधा रंगनी ने मुझे साथ लिया और पुराने मंदिर वाली फौजी चौकी की तरफ चल पड़ी। हम पैदल चल रहे थे। हमने अपने जिस्मों पर स्याह पतली चादरें लपेट रखी थी। सुधा का बेटा सांप साहू इसकी कलाई से लिपटा था। एक रिवॉल्वर इसने अपनी बेटी में उड़स लिया था। मैं नहाता था। ऊंची ऊंची घास के मैदान आसमान पर खुले अवलीन रात के सितारों की रोशनी में मटियाले मटियाले लग रहे थे। एक खाई अबूर करने के बाद मैं सुधा रंगनी को एक छोटे से टीले के पीछे ले आया। यहाँ से मंदिर वाली चौकी ज्यादा दूर नहीं थी। बंकर और लंगर खाने के बाहर की बत्तियां रोशन हो चुकी थीं। दरख्तों के नीचे जो नया कमरा बना था जिसमें नूरीन कैद थी, इसकी अकबी दीवार हमारी तरफ थी। अकबी दीवार के कोने पर भी एक बल्ब जल रहा था। मैंने एक तरफ इशारा करके कहा, सुधा, वो सामने वाली बत्ती बंकर की है जहां सूबेदार मेजर बैठा है। इसके बाहर दाएं जानब मशीन गन का मोर्चा है। सामने वाली बत्ती लंगर खाने की है। सबसे पीछे और हमारे करीब जो दीवार पर बल्ब जल रहा है
इस जगह मेरी रिश्तेदार नूरीन कैद है। सुधा रंगनी की सांप जैसी आंखें अंधेरे में भी बड़ी एहतमाद से एक एक चीज का जायजा ले रही थी। इसने पूछा, इस कमरे के बाहर कितने सिपाही पहरा देते हैं? मैंने इसे बताया कि कमरे का दरवाजा दूसरी जानब है और दरवाजे के बाहर 2 संतरी ड्यूटी पर होते हैं। इसके अलावा तो कहीं मशीन गन नहीं लगी। मैंने कहा, मेरे मुशाहदे के मुताबिक तो किसी दूसरी जगह मशीन गन पोस्ट नहीं है। सुधा रंगनी मुस्कुराई, और अगर दूसरी मशीन गन निकली तो मेरे सारे आदमियों को भून कर रख देगी। मगर रघु, तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। वो मुझे वापस ले आई। घास के मैदान में से गुजरते हुए इसने बताया कि वो एक गोली चलाए बगैर इस चौकी को फतह करना चाहती है। मैं इसका मुंह तकने लगा। वो बोली, रघु, ये जगह रखेलपुर वाली बड़ी फौजी चौकी से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ गोलियां चली तो वहां तक इनके धमाकों की आवाज जरूर पहुंचेगी और सूबेदार मेजर भी पीछे इतला कर देगा। चौकी पर हमला हुआ है, वहां से भारी कमक पहुंच जाएगी और हमारा मिशन नाकाम हो जाएगा। सुधा रंगनी एक इंतहाई तजर्बा का जर्नैल की तरह बातें कर रही थी। मैंने इस नुक्ते पर गौर ही नहीं किया था। मैंने पूछा, फिर तुम अपना ग्रोह साथ क्यों ले आई हो? सुधा बोली, मेरा ख्याल था ये चौकी रखेलपुर कमांड पोस्ट से ज्यादा दूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा अचानक हमला करने से तुम्हारी नौरीन को निकालते निकालते रखेलपुर से फौज के दस्ते यहाँ पहुंच जाएंगे। मैं इसी मकसद के लिए अपने वफादार और सांपों की पटारी साथ लाई हूँ। सुधा रंगनी ने मुझे अपना सारा मंसूबा समझाया। गिर के जंगल में दाखिल होते होते रात गहरी हो गई थी। डाकू अंधेरे में दरख्तों के दरमियान पड़े थे। किसी जगह मोमबत्ती की रोशनी भी नहीं हो रही थी। बग्गू डाकू अंधेरे से निकलकर आ गया। सुधा रंगनी ने इसे हाथ के इशारे से वापस अपने पहरे पर जाने को कहा और अपने घोड़े पर बंधी सांपों की पटारी लेकर मेरे पास बैठ गई। इसने अपनी जैकेट की जेब में से एक रुमाल निकालकर इसे मेरे बाजू पर रगड़ा और फिर सांपों की पटारी का ढकना उठाकर इसे अंदर डाल दिया। अंधेरे में मुझे सांपों की फनकार की आवाज सुनाई दी। सुधा रंगनी ने रुमाल बाहर निकाला और पटारी बंद करके बोली, अब इन सांपों ने तुम्हारे जिस्म की बू ले ली है। इस रुमाल में मेरे जिस्म की भी बू शामिल है। अब ये सांप तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इन्हें मेरे गिरोह के सारे आदमियों की बू का भी एहसास है। ये आदमखोर सांप हैं। सांप आदमी को इस वक्त तक नहीं डसता जब तक कि आदमी इस पर हमला न करे। लेकिन इन सांपों को मैंने खास तरबियत दे रखी है। ये इंसान के दुश्मन हैं और इसकी बू पर लपकते हैं और इसे डस कर हलाक ना कर दें जब तक चैन नहीं लेते। इन्हें सिवाय मेरे आदमियों और अब तुम्हारे हर इंसान के खून की प्यास रहती है। जो काम मेरे साथियों की राइफलों ने करना था, अब वो काम ये मेरे वफादार सांप साथी करेंगे। अब तुम मेरे साथ आओ। मुझे सुधा के इन सांपों वाली स्कीम पर कोई ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन मैं इसके आगे इनकार भी नहीं कर सकता था। अलावा जी, मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मैं खामोशी से इसके साथ चल दिया। इस बार जब हम रात के अंधेरे में ऊंची ऊंची हाथी छुपवा घास वाला मैदान अबूर कर रहे थे, तो हमारे साथ सांपों की पटारी भी थी, जिसमें इंतहाई मोहलक 12 आदमखोर सांप थे। मैदान में चलते चलते आखिर हम इस जगह पहुंच गए जहां बैठकर मैंने सुधा को इंडियन आर्मी की चौकी और नूरीन के क्वार्टर का मुशाहदा कराया था।